हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2024 के उन मोस्ट वन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिन सभी टॉपिक्स से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उन सभी टॉपिक्स को भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि एसएससी में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक्स से दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग इन सभी मोस्ट वन टॉपिक्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों संसद 2011 यानी कि जनगणना 2011। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आगे की शिफ्ट में भी कंटिन्यू पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। A to Z यानी बेसिक से सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला पॉइंट है आपका, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। बेसिक से शुरू किए हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कई टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमेरिका 1790 में 10 के जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों 1951 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत दोस्तों तो 2200 करोड़ थी। सब कुछ ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक अभी पूरी तरह से फोकस नहीं हो दोस्तों आपके एग्जाम में, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि ये कि शिफ्टों में दोस्तों आप हर शिफ्ट में पाएंगे जैसे टॉपिक्स पूरी तरह से ओपन होगा, हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तक बनते रहेंगे। तो इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आपके ट्रेंड में है एक टॉपिक। अगला पॉइंट देखिएगा, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक कितना दोस्तों -0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अब ये बेसिक चीजें थे दोस्तों। अब इसके बाद में जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 यानी पूर्ण रूप से कहें तो 1,21 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5% है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष जनसंख्या परसेंट की बात की जाए तो 51.47% और महिला जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों तो 48.53%। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। सारे फैक्ट को हम लोग पूरी तरह से दोस्तों जनगणना 2011 को कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आप देख चुके हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या लगाया गया दोस्तों, देखेंगे आप लोग। पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना यहाँ का 27.95% एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य दोस्तों तो नागालैंड है। कितना है यहाँ का -0.6%। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है। कितना यहाँ का 55.9% एवं न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। कितना है यहाँ का 6.3%। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों तो बिहार है। कितना है यहाँ का 1106 व्यक्ति एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ का केवल 17 है। आगे बढ़ेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश देखिए आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। कितना यहाँ का 11,320 एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। कितना यहाँ का 46। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे।
आगे बढ़िएगा, अगला डाटा आपका क्या है दोस्तों, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है। लिंगानुपात आप कवर करेंगे। सबसे पहले राज्य देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है, कितना यहाँ का 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा है, कहाँ कितना है दोस्तों यहाँ का, तो 879, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखिए, तो पुदुचेरी है, कितना है 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन व दीव है, कितना यहाँ का 618। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा पहले नोट है हमारा, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या में दोस्तों इसी की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को दोस्तों शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन है, यानी अब हम लोग दोस्तों शिशु लिंगानुपात कवर करेंगे। पहले समूचा आप देख लीजिए पूरा, तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। अब सबसे पहले इसमें राज्य देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, कितना यहाँ का केवल 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो दोस्तों दिल्ली है, कितना यहाँ का 871। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला नोट आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये साक्षरता की परिभाषा थी, यानी अब हम लोग दोस्तों साक्षरता कवर करेंगे। तो सबसे पहले भारत की साक्षरता देख लीजिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अब सबसे पहले राज्य देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो केरल है, कितना यहाँ का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा नगर हवेली है, कितना है यहाँ का 76.2%। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, कितना यहाँ का 37.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना यहाँ का 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का मात्र 10%। देखिएगा न्यूनतम अधिकतम क्रम से हम लोग पूरी तरह से दोस्तों इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़िएगा, अब केंद्र शासित प्रदेश आप देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है, कितना यहाँ का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 37.7%। आगे बढ़िएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति एससी की बात हुई है दोस्तों, तो इनकी कुल जनसंख्या सबसे पहले कितनी है, 20.14 करोड़। अब देखिएगा पहला पॉइंट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। और प्रतिशत में देख लीजिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पंजाब है, कितना यहाँ का 31.9%। सब कुछ पूरी तरह से आप क्रम से दोस्तों अपडेट रखेंगे ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। आप जानते हैं दोस्तों आगे की शिफ्टों में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग नोट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित अब जनजाति एसटी की बात हो रही, तो सबसे पहले कुल जनसंख्या कितनी है इनकी 10.43 करोड़। अब देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रतिशत में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला दोस्तों राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ 94.8%, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों यहीं पे निवास करती है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है दोस्तों, नोट देखिए थोड़ा सा, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 2021 की जनगणना से जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हालांकि जनगणना अभी हुई नहीं आप लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी ये जनगणना करवाई जाएगी तो 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। तो इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन अभी बन सकते हैं, देखिएगा 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त तो श्री विवेक जोशी दोस्तों 16वीं जनगणना मानी जाएगी। नेक्स्ट 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य रखा गया जन भागीदारी से जन कल्याण,
और 2021 की जनगणना दोस्तों भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। सब कुछ पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे मैसेजेस भी आते रहते हैं दोस्तों। एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज दोस्तों अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एसएससी की बात की जाए तो सीजीएल आपका चल ही रहा है, इसके बाद में एमटीएस है, फिर जीडी है। रेलवे में बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल सही लगा, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपी से ग्रुप डी। दोस्तों इसमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस के 10 को देखते हुए आपके दोस्तों सारे वेटेज को, उनके लेवल को और 10 को देखते हुए ये दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। इसमें आपका पूरा साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा दोस्तों आपका जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा मिसलेनियस का आपका दोस्तों स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। पेमेंट फीस केवल 100 रुपये रखिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक भी कवर करवाएंगे दोस्तों। क्वेश्चंस काफी यहाँ से बन रहे हैं, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, टॉपिक हमारा है पंचवर्षीय योजना। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक देखिए तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें दोस्तों, क्वेश्चंस यहाँ से भी ऑलरेडी बनते रहते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का था। अब योजना आयोग की बात हुई है तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, देख लीजिए पहले दोस्तों। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष दोस्तों गुलजारी लाल नंदा थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है, देखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसकी अवधि थी दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मॉडल की बात की जाए हेरा डोमर मॉडल पर आधारित था दोस्तों। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे आपका फाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखिए, समय दी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल की बात की जाए पीसी महालनोबिस मॉडल। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखिए आप लोग दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एक फैक्ट इसमें दोस्तों आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, क्वेश्चंस कहीं से भी बनते रहते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए, मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि उद्योग का विकास। फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है, जिसके मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और अभूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग जानते हैं। वो अवकाश है दोस्तों 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना आप लोग देखेंगे दोस्तों। मॉडल की बात की जाए डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं, देखिएगा। पहला है किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे। 5वीं देखिए दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नाम देगा? 2 बार अब तक पूछा गया आपके एग्जाम में। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इसलिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे फास्ट चलेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना देखिए, समाधि 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पहला पॉइंट देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया था, ये पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन की समिति की सेवाएं से 1982 में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समृद्धि 1985 से 90। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। जितने भी फैक्ट हो सकते हैं यहाँ से दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से हम कवर कर रहे हैं।
8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 1992 से 97, मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास, ये आपका सुपर फैक्ट है। 9वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि 1997 से 2002, मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे समयावधि 2002 से 2007, मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। आगे बढ़िएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग देखेंगे तो समयावधि की बात की जाए 2007 से 12, मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12वीं पंचवर्षीय योजना समयावधि 2012 से 17, मुख्य उद्देश्य तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इतना आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। अगले टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जानते हैं टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। उसके बाद में दोस्तों पंचवर्षीय योजना को यानी 5 ईयर प्लान को समाप्त करके नीति आयोग का गठन करके दिया गया था। नीति आयोग का गठन कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला टॉपिक आपके सामने है। क्वेश्चन रखा गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था या किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राम मेहता समिति ने दिया था। ये भी आपका सुपर टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे आपके एग्जाम के लिए। टॉपिक है आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो A to Z आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है या ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, तो उनको पहले देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यहाँ से क्वेश्चन देखिए। पहला पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दोस्तों स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राम मेहता समिति ने दिया था। संविधान की 11वीं सूची में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लीजिए आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से भी बना आपके एग्जाम में। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस दोस्तों अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। ये 2 बार अब तक पूछा गया आपके एग्जाम में। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे दोस्तों का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समितियां जो गठित की गई उनको आप कवर कीजिए। सबसे पहले हनुमंत राव समिति दोस्तों 1983, GBK राव समिति 1985 में गठित की गई। LM सिंघवी समिति 1986 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, थुंगन समिति दोस्तों 1989 में। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत तो मेला एवं बाजार कर है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। यह आपका सुपर क्वेश्चन है। कौन पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर, जो कि हमारा जियोग्राफी से लगाया गया है। देखेंगे क्वेश्चन रखा गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का घूर्णन परिक्रमा से बात हुई दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा, एक उसका उपग्रह है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से निकलेंगे। हम लोग सौरमंडल से लेकर इसको कंप्लीट करेंगे ताकि कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकें। चलिए देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। पहला पॉइंट, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र दोस्तों ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार बात की जाए तो तीसरा ग्रह है। और पृथ्वी दोस्तों हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा था क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का दोस्तों ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट देखेंगे आप लोग। पॉइंट है दोस्तों हमारा पृथ्वी के आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, मध्य भाग मेंटल है, आंतरिक भाग कोर है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। पहला पॉइंट क्या है? सौरमंडल में आकार के अनुसार दोस्तों ग्रहों का क्रम देख लीजिए। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, यानी 5वां नंबर है। उसके बाद में शुक्र, मंगल, बुध है। और सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आप लोग जानते होंगे। थोड़े से क्वेश्चन कवर कीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में? शुक्र एवं मंगल। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए थे? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या लगा दोस्तों? देखेंगे आप लोग। सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। सौरमंडल में बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों बुध, शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है तो ध्रुवों पर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। छोटा टॉपिक दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। आप लोग जानते हैं डीपीएसपी से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। थोड़ा सा फैक्ट देखिए। पहला पॉइंट है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थोड़े से दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ से आर्टिकल प्रावधान उनको आप कवर कीजिए। पॉइंट है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, 2 बार पूछा गया। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान। अनुच्छेद 251 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान। एक फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान में उड़ित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लेकर, ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। पहला टॉपिक दोस्तों आपके सामने आपका फेवरेट टॉपिक है। हालांकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में कम बने हैं, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से आपके बनेंगे। टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया हमारा, अस्पृश्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उड़ित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से आपका सुपर टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। चलिए सभी फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। टॉपिक अपने सामने करते हैं, पूरी सीट दोस्तों देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब उन 6 मूल अधिकारों को आप लोग सबसे पहले कवर कीजिए। पहला आपका समानता का अधिकार, जिसका दोस्तों प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 तक है। लास्ट है आपका छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कहा था दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में ये भी पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अभी आपका सुपर टॉपिक है, तो आप इसको हर आर्टिकल को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कवर रखिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। पहला पॉइंट है, विधि के समय समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन मेंशन किए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रख के आर्टिकल दिए हैं, फिर आर्टिकल लिख के अब दोस्तों कॉन्सेप्ट देंगे। दोनों का दोस्तों ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, मूलवंश, जातिलिंग या जन्मस्थान के प्रशेष से। अनुच्छेद 16 का संबंध है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता से। और अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का, जो कि आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 में दोस्तों प्रावधान है उपाधियों के अंत का, ध्यान रखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 19 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 का में दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए तो ताकि दोस्तों आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो सके, ध्यान दीजिएगा। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डाकली पूछा था वो कौन कौन से अधिकार हैं, आर्टिकल है जो कि आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो आर्टिकल 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। ये हमारा पीडीएफ का व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। खेल जगत का ये सीट आपके सामने दोस्तों, बहुत सारी सीटें यहाँ से जुड़ी गई हैं आपके पीडीएफ में। क्वेश्चन क्या रखा गया है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। जो महत्वपूर्ण खेलों से दोस्तों जुड़ी कप एवं ट्रॉफी, आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। टॉपिक है आपका प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी, एक तरफ खेलों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम। शुरू करते हैं। सबसे पहले हॉकी की बात की जाए तो आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप दोस्तों महिलाओं का। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी हो गया। डूरन कप आपका सुपर है। रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी कप। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है तो आपका रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। जीडी बिरला ट्रॉफी। टेबल टेनिस से देखेंगे बारना बेले कप पुरुषों की प्रतियोगिता है। जयलक्ष्मी कप दोस्तों महिलाओं की है। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला का और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। बास्केटबॉल से संबंधित नेहरू कप, फेडरेशन कप। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पोलो से संबंधित देखेंगे एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका क्या दोस्तों, गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे तो आपका वॉकर कप, सर्किट कप और राइडर कप, इतना आपको यहाँ से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। एक खेल जगत की टॉपिक आपकी और लगी हुई है दोस्तों, इसको भी आप कंप्लीट कीजिए। क्या है आपका, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा। विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या आपका टॉपिक है। एक तरफ खेलों के नाम, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। बात करें रग्बी फुटबॉल की तो 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका देखेंगे, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस, उसके बाद में बैडमिंटन और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने दोस्तों पॉलिटी से है। आर्टिकल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी यहीं से बना है। भारतीय संविधान के जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हम आपको दोस्तों ऑलरेडी इसको रिवाइज करवाते रहते हैं। एक बार इस सीट को इसमें भी लगा दिए, आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन जो हमने लगाए, फिर वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में है। टॉपिक है आपका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए पूरी सीट को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिएगा आप लोग दोस्तों, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि कई टॉपिक हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे कवर किया जा सके। पहला देखिएगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। यहाँ से आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार स्टार्ट हो जाता है। धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, उपाधियों के अंत का प्रावधान तो अनुच्छेद 18 में है। विचारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के समन्वय संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदयी स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 39 का में है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान सुपर है आपका, अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए सिविल संहिता ने यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यौवन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों ये अनुच्छेद 54 में आता है। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति देखेंगे, जो कि एकल संगठनीय जो प्रणाली अपनाई जाती है इसके निर्वाचन में, अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति उसे प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 के तहत। भारत का महीना ध्यान रखेंगे 76 में आता है। दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 112 में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों क्या है, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की जो से पावर प्राप्त है दोस्तों अनुच्छेद 137 के तहत। भारत का नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक 148 में आता है। राज्य की दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। राज्य का महाधिवक्ता 165 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये पूछा जा चुका है आज ही की शिफ्ट में दोस्तों, कल की शिफ्ट में अनुच्छेद 217 में। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 280 में। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रक्रिया 368। यहाँ तक आपको इसको पूरी तरह से क्लियर रखने ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके सामने दोस्तों, इस टॉपिक को भी पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आपके आगे की शिफ्ट में ऑलरेडी आप देखेंगे, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपका सुपर टॉपिक है, पूरी तरह से आप कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे द्वारा रखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? बांसुरी से। टॉपिक कौन सा है? वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आपके सामने है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे। तबला वादक हैं पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रुनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज का 4 नाम सरोद वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, सहराई वादक है। गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रमण्यम, वायलिन वादक हैं। एक नाम ध्यान रखिए, उस्ताद रहमान खान पखावत से। एक ही नाम टीबी गोपालकृष्ण मृदंग से। एक ही नाम निरुस्वामी पिल्लई नादस्वरम से। एक ही नाम शिव कुमार शर्मा संतूर से। एक ही नाम असद अली खां विरुद्ध बीणा से। एक ही नाम एस बालचंद्रन बीणा से। एक ही नाम दोस्तों
अन्नपूर्णा देवी जोसुर बहार। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से कलेक्ट रखना है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। दोस्तों एक घंटे की टॉपिक हम आपको 1 मिनट में पूरी तरह से कवर करवाते हैं। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। पहला टॉपिक दोस्तों आपके सामने पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बने। चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम चाहते हैं आपको ऐड करवा सकें। महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम देखेंगे, लेखक के नाम। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, लेखक चंद्रबरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम हैं। 10 टू पाकिस्तान के लेखक दोस्तों खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है। पल्लो के लेखक स्मितानंदन पंत हैं। उर्वशी और कुछ क्षेत्र दोनों के साथ देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, अनहैप्पी इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेखक कौन है दोस्तों, लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कागज के कैनवास के अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के रसखान है। आगे बढ़िएगा। नेचुरल हिस्ट्री के दोस्तों पिल्ली है। बुद्ध चरितम के सुघोष है। कादम्बरी के दोस्तों बाणभट्ट है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, द इंडियन स्ट्रगल, मोस्ट माना आपके एग्जाम में पूछा गया। कौन है दोस्तों, सुभाष चंद्र। कौन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सुरसागर सुरसावली साहित्य लहरी के सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की दोस्तों गुलबदन बेगम हैं। आगे बढ़िएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सुरकंतर त्रिपाठी निरामला हैं। यामा के महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के BS नायपाल हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, देखेंगे आप लोग, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतंगड़ी के कल्हड़ हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत के कालिदास हैं। मालती माधव के भवभूति हैं। किताबुल हिंद के अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के दोस्तों यशपाल हैं। आगे बढ़िएगा। चिदम्बरा के दोस्तों स्मितानंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज के RK नारायण हैं। चंद्रकांता के दोस्तों देवकी नंदन खत्री हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य कौटिल्य हैं। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। गीत गोविंद के दोस्तों जयदेव हैं। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, आईने अकबरी और अकबरनामा, इनके लेखक अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कमभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की इंदिरा गांधी है। कुली के मुल्क राजानंद है। और मिर्च कटकम के सुद्रका पुत्र से ध्यान रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने, ये भी आपका सुपर टॉपिक्स रहेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन जो हमारे द्वारा लगाया गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में। बौद्ध धर्म से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। चलिए A to Z जितने भी फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप पूरी तरह से कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। और माता का नाम दोस्तों महामाया था, जो दोस्तों कोली गण की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या लगा है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में उर्बिला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। बुद्ध संघ एवं धम्म मिला के त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक आप लोग सुने होंगे, तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। इनके पिटक के नाम आप ध्यान रखेंगे, इनकी भाषा पाली है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो वो भी पाल भाषा में दिए थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं पूरी तरह से दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखाओं के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के दोस्तों यानी कि गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। अब बौद्ध धर्म की दोस्तों 4 महासंगतियां, उनको आप कलेक्ट कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में कंस के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे। अब चारों बौद्ध संगीतों को दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, वो आप देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों महाकश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों सर्वकामी यानी सब्बाकामी की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलीपुत्र या तिस्स की अध्यक्षता में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। PDF दोस्तों ये हमारा बता दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या है,
खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये टॉपिक भी आपका ओपन हो चुका है, क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तंजावुर का मंदिर पूछा, तंजावुर तमिलनाडु में है क्या दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपके सामने पूरी तरह से आप कलेक्ट करेंगे महत्वपूर्ण इमारतों मंदिरों को। एक तरफ इमारतों मंदिरों के नाम देंगे, दूसरी तरफ संबंधित राज्य संघ शासित प्रदेश के नाम देंगे जहाँ पे दोस्तों ये स्थित हैं। शुरू करते हैं। अजंता एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में एग्जैक्ट लोकेशन के साथ है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में यही आता है और आया भी। बृहदेश्वर मंदिर का तंजावुर केवल आया। शांति निकेतन दोस्तों बीरभूम पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जिसे काला पेगोडा भी कहता है, कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर दोस्तों ये महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? रामेश्वरम मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रामेश्वरम मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर यही पूछा गया, तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों ये पूरी ओडिशा में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। एक टॉपिक यहाँ पे और इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। क्या आपका टॉपिक दोस्तों? राष्ट्रीय कार्बेट उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दिया गया। जो भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य, उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। देखेंगे, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान कहाँ पे स्थित है। शुरू करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट असम में। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दिया गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये हजारीबाग झारखंड में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? बेतला राष्ट्रीय पार्क। क्या है? बेतला राष्ट्रीय पार्क जो कि पलामू झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क बादीपुर कर्नाटक में। केवलादेव पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में है। दच्चीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान यह आपका मयूरभंज ओडिशा में है। सब कुछ पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो क्वेश्चन था लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य उडुक्की कोरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य शिमोगा कर्नाटक में। नंदा देवी पशु विहार चमोली उत्तराखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों सवाई माधोपुर राजस्थान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका बिहार में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिहिम सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप कलेक्ट रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।